Hello students, welcome back again. Plus 2 class geography, chapter number 9. Okay, part number 3rd. Clear? Chapter 9, part number 3rd. Sustainable development. Sustainable development. It means सतत पोषणीय विकास. It means आने वाले फ्यूचर के लिए हमें किस तरह के कुछ प्रोग्राम्स और एम्स और पॉलिसीज़ बनानी होगी जो हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए निरंतर आगे बढ़ती रहे, फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो इक्वल बनी रहे. ओके, द टर्म डेवलपमेंट इज़ जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजेस एक्सपीरियंस्ड बाय दैम. जो ये विकास जो वर्ड है, ठीक है, यानी कि विकास जो शब्द है, डेवलपमेंट है, वो जनरली यूज़ किया जाता है कि किसी भी एरिया में रहने वाली वहाँ की सोसाइटी की स्थिति, स्टेट की किस टाइप की है वहाँ की सोसाइटी, ठीक है, वहाँ की सोसाइटी से डेवलपमेंट का पता चलता है. नेक्स्ट है एंड द प्रोसेस ऑफ द चेंजेस एक्सपीरियंस बाय देम, और जो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो बदलाव किए हैं, जो पहले का जो वर्क उसका था, आज के टाइम में जो वर्क है, जो उनके एक्सपीरियंस्ड वर्क में जो चेंजमेंट आया है, जो बदलाव आया है, जो परिवर्तन आया है, उसकी प्रक्रिया को ही मोस्टली डेवलपमेंट कहते हैं. ड्यूरिंग ए फेयरली लार्ज पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अगर हम देखें पीछे की बातें याद करें कि ह्यूमन हिस्ट्री की अगर लंबे जो पीरियड के बाद में जो सोसाइटी में बहुत कुछ चेंजमेंट हुआ है. द स्टेट ऑफ द सोसाइटी हैज़ लार्जली बीन द डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन प्रोसेस बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर बायोफिजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, इट मीन्स ये क्लियर है कि हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है उसने इंटरेक्शन करके प्रोसेस के बीच में ह्यूमन सोसाइटी और अपने बायोफिजिकल एनवायरनमेंट के साथ मिल कर के उसने बहुत कुछ अपने आप को चेंज किया है, बदलाव लाया है. ठीक है, पहले का आपको पता है कि किस तरह की सोसाइटी थी, आज के टाइम में किस तरह की सोसाइटी है. तो सोसाइटी में जो चेंजमेंट हुआ है वो भी एक प्रकार से डेवलपमेंट में हुआ है, वो भी एक डेवलपमेंट का ही एग्जाम्पल है देखा जाए तो. ठीक है, नेक्स्ट है on page number 108 upside, the process of human environment interaction depend upon the level of technology and the institution nurtured by a society. ये भी आपको पता है अच्छी तरह से कि जो आज के टाइम में जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस चल रही है ह्यूमन एनवायरनमेंट की, जो आज मानव पर्यावरण जो है जिस तरह का है, आज जो सिस्टम है वो सारा कंप्लीट किस पर डिपेंड है, मोस्टली टेक्नोलॉजी पर. ठीक है, वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है कि आज की किस तरह की वो टेक्नोलॉजी उसको यूज़ में लाई जा रही है. एंड इंस्टीट्यूशन नर्टन्ड बाय द सोसाइटी, और इंस्टीट्यूशंस आप जान रहे हैं कि अच्छी तरह से कि जो इंस्टीट्यूशन मेन है उनको किस तरह से उनको यूज़ में लाया जा रहा है और किस तरह उनको विकसित किया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है इट मीन्स क्लियर है कि सोसाइटी ने वहाँ पर किस तरह की टेक्नोलॉजी और किस तरह के इंस्टीट्यूशंस को यूज़ में लिया है. ठीक है, क्लियर है. वाइल द टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशंस हैव हेल्प्ड इन द इंक्रीजिंग द पेस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, द मोमेंटम थस जनरेटेड इन द रिटर्न हैज़ द एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. आपको ये पता अच्छी तरह से कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी कहीं ना कहीं ह्यूमन एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रहे हैं और उनको इंक्रीज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं. क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का जो लेवल होता है वो हाई होता है. जो हाई लेवल होगा जिस जगह पर टेक्नोलॉजी का, उसे ऑटोमेटिकली वहाँ की ह्यूमन एनवायरनमेंट जो होता है, मोमेंटम होता है, वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता चला जाता है. ठीक है, डेवलप होता चला जाता है. नेक्स्ट है hence development is a multi-dimensional concept and the significance the positive. अब यहाँ दीजिए कि मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट है. ठीक है, ये हमें पता अच्छी तरह से कि ये सभी जगह पर, हर जगह पर अपने आप को एक बहुआयामी संकल्पना को लिए हुए होता है. यानी कि इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट होते हैं, सोच विचार होती है लोगों के, अपने कंसेप्ट होते हैं. ठीक है, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट होते हैं. सिग्निफाइज द पॉजिटिव, और उसके रूप में वहाँ की ऑटोमेटिकली सकारात्मकता. ठीक है, इरिवेजिबल जिसको हम मोस्टली कह सकते हैं कि अनुत्क्रमी परिवर्तन जिसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, जो बदलाव आता है,
ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो बदलाव होता है वो पॉजिटिव, इरिजिबिलिटी, इरिवर्सिबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। यानी कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट वाला है, जिसके अंदर मोस्टली वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ ऑटोमेटिकली वहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग्स का और इरिवर्सिबल, ठीक है, उस टाइप का जिसको हम कह सकते हैं अनुत्क्रमणीय, जिसको बोलते हैं हिंदी में, ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ का जो जितना भी कुछ भी वहाँ का जो बदलाव है, परिवर्तन है, वो सारा इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग होता है, जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट के साथ मिलकर चलता है। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ डायनामिक एंड हैज़ इवॉल्व ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी की बात आती है यहाँ पर कि विकास की अगर हम बात करें, यानी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो ये डायनामिक सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। डायनामिक होता है कि गति तेज़ी से बढ़ता हुआ, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग अगर हम देखें तो 20th सेंचुरी के जो सेकंड हाफ पार्ट से उसको देखा जाता है कि उस समय उसको वहाँ पर स्टार्ट किया गया था। इट मीन्स डेवलपमेंट वर्ड को मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया गया तो वो सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में उसको लाया गया था। इन द पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड एरा, अगर हम बात करें इसी तरह से आगे बढ़ते हुए, ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको पता है 1939 टू 1945 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वॉज सिनोनिमस टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच मेजर्ड in term of temporal increase in gross national product, GNP। GNP की फुल फॉर्म है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हिंदी में बोलते हैं, सकल यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको बोलते हैं। एंड पर कैपिटा इनकम जिसको पर कैपिटा कंजप्शन भी कहेंगे। अब ये क्लियर बात है कि आपको पता है कि जब से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, उसके जस्ट बाद में जो डेवलपमेंट की अगर हम सिस्टम को देखें तो उस समय वहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, आर्थिक वृद्धि थी, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं ऐसी बच पाई थी कि जिससे आगे डेवलपमेंट अच्छी तरह उसके, विच इज़ मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द टेम्परल इंक्रीज़। उसको ओनली क्या किया जाता था कि उसको समय के साथ, उसके साथ या तो उसको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के रूप में उसको यूज़ में लाया जाता था, यानी कि काउंट किया जाता था कि पूरे कंप्लीट नेशन का जो प्रोडक्शन है उसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जीएनपी कितना है। एंड पर कैपिटा इनकम, या फिर लोगों की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है, या फिर पर कैपिटा कंजप्शन की हर एक व्यक्ति के पास कितना कुछ यानी कि उपभोग करने के लिए बचा हुआ। कंजप्शन होता है कि किसी चीज़ को यूज़ में लाना, ठीक है, कंजप्शन होता है। तो क्लियर बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो डेवलपमेंट है उसकी जो अपनी जो कंसेप्ट था उसका, वो मोस्टली किस तरह का था कि जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो रही थी उसके साथ साथ उसमें जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन और पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा कंजप्शन को समय के साथ आगे बढ़ते हुए भी देखा गया है और समझा गया है। क्लियर है, कहने का मतलब उसके अंदर ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी एक बार देखा गया है कि कहीं ग्रोथ हुई है, कहीं नहीं हुई है। बट इवन द कंट्रीज हैविंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, ध्यान से देखिए, बट मीन्स परंतु लेकिन, यानी कि जो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ वाले कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सुपरफास्ट चल रही है, एक्सपीरियंस्ड स्पीडली या स्पीडी राइज इन द पुअर्टी, और वो जल्द ही एकदम से गरीबी की तरफ बढ़े भी हैं। यानी कि जो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ वाले कंट्री थे वो एकदम से उन पर इफेक्ट पड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वार का कि वो एकदम से स्पीडली राइज हुई थी उसमें पुअर्टी। अब पुअर्टी हुई थी तो उसके पीछे क्या रीज़न ऐसा हुआ था, ठीक है, वो भी आप समझिए। बिकॉज ऑफ इट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उनके पास जैसा डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइक्वल सिस्टम से था। जो कुछ लोगों के पास पावर ज़्यादा थी, कुछ ज़्यादा पैसे वाले थे, रिच थे, धनी थे,
और कुछ उनमें बहुत गरीब थे। तो इस तरह का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था उसकी वजह से ऐसे कंट्रीज़ को आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार देखने को मिला है कि उनकी जो पुअर्टी थी बहुत जल्दी आगे बढ़ी है, जो बहुत जल्दी उनमें गरीबी आई है। ठीक है। सो इन 1970s द पैरेजेस सच एज द redistribution with growth and equity were interrupted in the definition of the development। क्लियर है। इट मीन्स कहने का मतलब अब 1970s के डिकेड्स में, यानी कि आप समझ रहे हैं कि टाइम में, दशक में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, जिसको बोल सकते हैं हम कि पुनर्वितरण कह सकते हैं। ठीक है, दोबारा से किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके साथ में उसकी ग्रोथ देखने को मिली है कि हर तरह की सोसाइटी को उसको तरीके से उनको इकोनॉमिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है। और उसके साथ साथ ग्रोथ एंड इक्विटी वर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट, जो कि पूरी तरह से वहाँ की जो वृद्धि थी, ठीक है, वृद्धि और उसकी जो इक्वलिटी कहें या इक्विटी कहें, समानता होती है, वो देखने को मिली। While dealing with the questions related to redistribution and the equity, it was realized that the concept of development cannot be restricted to the economic pairs alone। ये क्लियर बात है कि जिस तरह से हम समझ सकते हैं किसी बात को कि जहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्विटी होती है, ठीक है, इन सभी जो क्वेश्चनों को अगर हम ध्यान में रखें तो उसकी प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हुए ये अनुभव कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं कि कहीं न कहीं जो डेवलपमेंट है वो अपने इकोनॉमिक रूप से सीमित ही नहीं रखा जा सकता है। कहने का मतलब ये क्लियर है कि डेवलपमेंट है वो हर जगह पर उसके इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग नहीं देख सकते, उसमें चेंजमेंट आता है। ठीक है, अभी आपको बताएंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इशू सच एज इम्प्रूविंग द वेल बीइंग एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। अब ये भी क्लियर है कि जहाँ इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो शायद वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ का स्टैंडर्ड उनका है वो अच्छा होगा, और जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो वहाँ की ऑटोमेटिक, वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड पीपल का ऑटोमेटिक अच्छा बन जाता है। एवलिंग ऑफ द हेल्थ, ठीक है, और उसमें इसके साथ साथ ही पूरी तरह से आपको पता अच्छी तरह से कि वहाँ की जो उनकी हेल्थ है, ठीक है, जन स्वास्थ्य होता है वो है, एजुकेशन है, इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड द इंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। जिस एरियाज़ में जहाँ पर जिस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं या जो वहाँ के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री के जो जितने भी वहाँ के पीपल हैं, जो लिविंग है वो करने वाले जो पीपल हैं, पब्लिक है, पॉपुलेशन है, अगर उसको प्रॉपर ढंग से वहाँ की जो उनके स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक अच्छा हो और हेल्थ उनकी अच्छी हो, एजुकेशन प्रॉपर मिल पा रही हो, इक्वालिटी हर जगह पर मिलती हो, हर एक अपॉर्चुनिटी में, एंड एंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड द सिविल राइट्स, और सही ढंग से उनको राजनीति में और नागरिक जो अधिकार होते हैं अगर वो उनको प्रॉपर मिलते हैं तो वी कैन से दिस एरिया और दिस कंट्री और दिस डेफिनेशन इज़ राइट फॉर द डेवलपमेंट। इट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ये नाउ कंटिन्यू। यस, बाय 1980s development emerged as a concept encapsulating widespread improvement in social as well as material well-being of all in a society। अब 1980s के टाइम तक आते आते जो डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे एमर्ज होने लगा। उसकी कंसेप्ट, उसकी संकल्पना थी वो अनकैप्सुलेटिंग वाइड स्प्रेड होने लगी, यानी कि धीरे धीरे आगे बहुत तेज़ी से वो बढ़ने लगी। इम्प्रूवमेंट इन सोशल, और उसकी वजह से जो सोसाइटी थी, सोशल था, समाज था, उसमें सुधार होने लगा। एज वेल एज द मटेरियल वेल बीइंग ऑफ ऑल इन ए सोसाइटी, और हर तरह की सोसाइटी के लिए भौतिक रूप से, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, मटेरियल रूप यहाँ पर भौतिक रूप है, भौतिक रूप से पूरी तरह से उनके लिए वेलफेयरिंग का वर्क होने लगा, यानी कि तेज़ी से विकास आगे की तरफ बढ़ने लगा। The notion of sustainable development emerged in the wake of general rise in the awareness of environmental issues in the late 90s
इन वेस्टर्न वर्ल्ड, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना प्लीज़। वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब है यहाँ पर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो मोस्टली ये जो कुछ कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें, कॉन्टिनेंट की कर रहा हूँ, यूरोप कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका, ये 1960s के टाइम तक पूरी तरह से अपने आप को ये वेक ऑफ जनरल राइज हो गए थे, यानी कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से ये जागरूक हो चुके थे कि इनको अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट अमेज करना है, कंटिन्यू बनाए रखना है, ठीक है। और अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट इशू इन द लेट 1960s द वर्ल्ड, ठीक है। और हर तरह के अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, एनवायरनमेंट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और हर तरह की यानी कि पूरी तरह से अपने आप को लगातार कंटिन्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड जो था उसमें 1960s से स्टार्टिंग हुई। इट रिफ्लेक्टेड द कंसर्न ऑफ पीपल अबाउट अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन द एनवायरनमेंट। और उसके साथ साथ ये भी देखने को मिला है कि जो वहाँ का जितना भी जो एरिया था, जितना भी एनवायरनमेंट जो था, उसके अंदर जो डेवलपमेंट किया गया था, इंडस्ट्रीज़ आने लगी थी धीरे धीरे। इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद में वहाँ पर उसको ये समझा गया, देखा गया कि इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ हमें इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करते करते वहाँ के एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके किया जाएगा, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के साथ साथ वहाँ पर पूरी तरह से अपने इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से यानी कि ये सही ढंग से चलाना होगा, अदरवाइज़ उनके लिए एक सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका था। द पब्लिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन बम, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। द पॉपुलेशन बम बाय द एहरलिच, ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एहरलिच जो था, एहरलिच ने 1968 में जो उसने जो ये वर्ड जो दिए हैं यहाँ पर, द पॉपुलेशन बम, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे, ये बुक थी जो उन्होंने लिखी थी इस बारे में, बम बाय द एंड्रेज इन द 1968, ये बुक के नेम है। एंड द लिमिट्स टू ग्रोथ ए मीडोज एंड अदर्स इन 1972 फर्दर रेज्ड द लेवल ऑफ द फियर अमंग द एनवायरमेंटलिस्ट इन द पर्टिकुलर एंड द पीपल इन जनरल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1968 के टाइम में वहाँ पर जो एक एहरलिच ने एक बुक राइट की थी, एहरलिच ने, ठीक है, एहरलिच ने बुक राइट की थी, नाम था उसका द पॉपुलेशन बम। उसके बाद में एक बुक और राइट की गई जो लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है, वो 1972 में राइट की गई थी, ठीक है। किसने की थी? मीडोज ने। मीडोज ने 1972 में बुक राइट की, द लिमिट्स टू ग्रोथ। ये क्वेश्चन बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है। और भी उन्होंने अलग से कुछ बुक्स के अंदर उन्होंने अपनी इन रिपोर्ट को नोट किया कि किस तरह से आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, ठीक है, जो किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बनी थी, एनवायरनलिस्ट जो लोग थे, पर्यावरणविद लोग थे, उन्होंने इस पर गहरा चिंतन किया कि बुक्स के थ्रू हमें पता चल रहा है कि आने वाले फ्यूचर में जो एनवायरनलिस्ट हैं उनको भी पता चल गया है कि एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड हो सकता है अगर इस तरह से कंटिन्यू जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं चल पाया, कंटिन्यू नहीं बना रहा, अगर इसी तरह इंडस्ट्रीज़ हम लगाते रहे तो एक दिन आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। जनरल आम लोगों तक भी पूरी तरह से इस बात का पता चल चुका था, ठीक है, गहरी यानी कि चिंता हो चुकी थी। दिस सेट्स द सिनेरियो फॉर द एमरजेंस ऑफ न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अंडर ए ब्रॉड पैराज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इस तरह के जो डेवलपमेंट चल रहे थे उसकी वजह से एक नया मॉडल तैयार हो गया कि जो कंटिन्यू जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चलता रहेगा तो वही सबसे अच्छा होगा। इट मीन्स एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाना और विद द पीपल ऑफ द कंट्री, विद हेल्थ, एजुकेशन, ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़। तो उसके साथ साथ न्यू मॉडल तैयार जो किया गया था उसको कंटिन्यू बनाए रखना है, उसी को ही उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन दी। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो उसमें क्लियर है
एहरलिच की आपको बुक का नेम देना है जो 1968 में प्रकाशित हुई, ठीक है। और उसके बाद में मीडोज़ ने 1972 में बुक राइट की, सेकेंड यानी कि फर्स्ट थी उसकी भी, उसकी फर्स्ट है। उसके बाद की है बात द लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उनका ध्यान रखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट में बनकर आपके सामने आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ एक मैप शो कर रखा है, उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया। अभी इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया है क्या, ठीक है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो केस आगे आएगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो पॉइंट्स आएंगे, तो एक बार हम पहले इस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं, फिर आपको इस मैप के बारे में डिस्कस करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो नीचे है, इसके जस्ट बाद का टॉपिक है, नीचे देखो ये बैक साइड का जो पेज है उस पर डिपेंड है, अभी इसका नहीं आया टॉपिक हमारे पास। कंसर्न विद द ग्रोथ ओपिनियन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश ए वर्ल्ड कम्युनिटी ऑन द एनवायरमेंट इश्यूज़, कमीशन ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है कि एक ऐसी प्रस्तुति जो थी बनाई गई थी उस समय कि किस तरह से एक रिपोर्ट बनाई गई कि कंटिन्यू जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका विकास किस तरह से किया जाएगा जो आने वाले फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो उसके, ठीक है। यस, नेक्स्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश ए वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को पूरी तरह से एस्टेब्लिश किया गया, जिसको WECD कहते हैं, ठीक है। WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। शायद याद कीजिए, आपको पता होगा एजेंडा 21, ब्राज़ील की कैपिटल रियो डी जेनेरो, ठीक है ना, उसमें भी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के पूरी तरह से अर्थ सबमिट की गई थी, ठीक है। उसी से रिलेटेड पॉइंट्स कुछ हैं यहाँ पर आपको बताएंगे। WCED जिसको बोला गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट, जो आप कमीशन डिपार्टमेंट, ठीक है, आप पता है वर्ल्ड कमीशन कह सकते हैं, ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, हेडेड बाय द नॉर्वेगियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हैरलेम ब्रॉन्डलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान देना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ये डेफिनेटली। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WCED, ये भी आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ कंप्लीट बताया जाएगा यहाँ पर कि ये जो कब और किसने कहाँ इसकी स्थापना की थी, ठीक है, तो ध्यान देना प्लीज़। WECD था उसका जो मेन, जो इसको हम विश्व पर्यावरण और विकास आयोग कहते हैं, ठीक है, इसकी जो स्थापना थी वो वहाँ पर जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री, नॉर्वे है, ये नॉर्वेगियन में लिख रखा है, नॉर्वे के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मंत्री जो थे, नाम था उनका गैरो हरलेम ब्रस्टलैंड, ठीक है, गैरो हरलेम ब्रस्टलैंड, ठीक है, उसने इसकी स्थापना की थी। WCED को एस्टेब्लिश करने वाले नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे जिसका नेम था गैरो हरलेम ब्रंटलैंड, ठीक है, ब्रंटलैंड, ये उनका नाम था जिन्होंने WCED को एस्टेब्लिश किया था। आपको ये जो इशू था उसको उठा था कि यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे आगे किया जाए। द कमीशन, जो ये जो वर्ल्ड कमीशन था, कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट ऑल्सो नोन एज द ब्रंटलैंड रिपोर्ट, इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट का नाम भी दिया गया था, ठीक है। इस आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको जो कहा गया था उसका जो नेम यहाँ पर दिया गया है, नॉन जो क्या था उसको बताएंगे अभी। एंटेल्ड आवर कॉमन फ्यूचर, ये आवर कॉमन फ्यूचर का उन्होंने 1987 में इसका जो नया नाम दिया, ठीक है, अपनी रिपोर्ट में इसको नया नाम क्या दिया उन्होंने, आवर कॉमन फ्यूचर। कब दिया, 1987 में। थोड़ा सा ये टॉपिक यहाँ पर थोड़ा आपको अजीब लगेगा, बट प्लीज़ कुछ ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ वर्ल्ड लेवल की यहाँ रिपोर्ट्स इसमें ली गई है कुछ एक। आवर कॉमन फ्यूचर जो थी वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो थी उसका नाम दिया गया था
ठीक है, जिसको नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर गैरो हरलेम ब्रोटलैंड ने की थी। तो उसको नया नाम वहाँ पर जो दिया गया था वो था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, अपनी रिपोर्ट का नाम दिया था। ठीक है, उसको कहा गया था 1987 में। ठीक है, प्रस्तुति की थी इसकी। द रिपोर्ट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए डेवलपमेंट that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। very very most important। ये वर्ड आपको थोड़े से अलग लग रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से जो आवर कॉमन फ्यूचर 1987 के बाद में जो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द WCED, ओके, और अकॉर्डिंग टू द गैरो हरलेम ब्रोटलैंड, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनेगा कि उन्होंने इसकी डेफिनेशन को बताते हुए उन्होंने क्या इसकी अवधारणा दी है, क्या उन्होंने अपनी इसकी डेफिनेशन दी है। आप समझ पा रहे हैं इसको? अलग ही, बिल्कुल ही अलग। यहाँ पर थोड़ी राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, दिख रहा होगा। उन्होंने बताया, ठीक है, उस रिपोर्ट ने क्लियर किया कि जो डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है? एज ए डेवलपमेंट दैट मीट्स, एक ऐसा विकास जिसमें फ्यूचर में आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, फ्यूचर जनरेशन जिसको कहते हैं, आप समझिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द WCED व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ एग्जांपल के साथ साथ इसकी डेफिनेशन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप एग्जांपल में अगर आप कंटिन्यू लिखना चाहें व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यू कैन राइट, ओके, लिख सकते हो। सेम ये डेफिनेशन यहाँ पर है कि ऐसी डेवलप यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा यानी कि विकास है जो कि आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में आने वाली जितनी भी जनरेशन हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा करेगी। और पूरा कैसे करेगी? ठीक है, मीट्स एंड नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग। और आज के समय में जितने भी जो पीढ़ी है आज के समय में अपनी आवश्यकताओं को बिना किसी समस्या के उनको बचाए रखेगी। इट मीन्स, कहने का मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें फ्यूचर में आने वाले जितनी भी जनरेशन हैं उनकी जो नीड्स होगी उनको कंप्लीट विदाउट एनी, आप समझ रहे हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो उनको फ्यूचर टाइप में जो पीढ़ियों को मिल रही है वो आने वाले समय में पूरी करे। क्लियर है कि आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले न्यू जनरेशन के लिए, आने वाली नई पीढ़ियों के लिए जो एट प्रेजेंट रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको कंटिन्यू सेम एज बनाए रखें। ठीक है, उनका बेनिफिट जो कि नेक्स्ट जनरेशन को मिल सके। ये इंदिरा गांधी कैनल है, ये साइड में इसका जो मेन जो डैम जो बैंक है इसका किनारा है। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनल, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, ये कोई रोड नहीं है, ध्यान दीजिए। ठीक है, कैनल का मतलब होता है नहर, रिवर नहीं है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक केयर ऑफ द इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम्स एंड प्लेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू enable the future generation to use these resources। अब क्लियर बात है यहाँ पर कि जितने भी जो भी यानी कि जितने भी जो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट बन रहे हैं वो सभी अपने टेक केयर करेंगे। क्या करेंगे? चाहे कितना भी डेवलपमेंट कर ले लेकिन उनको ध्यान में रखना होगा क्या? इकोलॉजिकल बैलेंस को, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, डेवलपिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम, जो आज के समय में विकसित हो रही है, विकास कर रही है, उनको ध्यान में रखना होगा। एंड प्ले टू द कंजर्वेशन, और ये भी प्रतिज्ञा करनी होगी कि जो हमें जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास है उनको हम कंजर्व करें, बचा कर रखें। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, जो ऊपर हम पढ़ा है फ्यूचर जनरेशन, लेकिन अभी ये जो पिक्चर है यहाँ पर जो दे रखी है ये बाय मिस्टेक यहाँ पर मिसप्रिंट हुई है, उसके बाद का टॉपिक है उसमें ये पॉइंट आएगा। ठीक है, अभी तो आपका डेवलपमेंट वाला ही चल रहा है, पीछे मैप था वो भी क्लियर है कि अगले टॉपिक में आएगा। ठीक है, आगे है कि यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें रिसोर्सेज को भी कंजर्व करना होगा। ठीक है, और हमें टेक केयर करनी होगी इकोलॉजिकल बैलेंस की, सोसाइटी की और सोशल की और इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है हमारे उनकी, ये सभी हमारे डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट टेक्स इनटू अकाउंट द डेवलपमेंट ऑफ होल ह्यूमन काइंड विच हैव कॉमन फ्यूचर।
ये क्लियर बात है कि आने वाले समय में जितने भी यानी कि हमारे आम जो यानी कि जो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, फ्यूचर आएगा, भविष्य होगा, उसमें सभी ह्यूमन काइंड्स को भी अच्छी तरह से डेवलप करना है। कहने का मतलब इसमें पूरी तरह से उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये डेवलपमेंट करना होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बाय।